Hello friends, this side DK Jha, chemistry faculty. You are most welcome on your own channel Chemistry Funda. दोस्तों हमारी चर्चा अभी केमिकल बॉन्डिंग पे चल रही है. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट केमिकल बॉन्डिंग विथ कंप्लीट पर्सपेक्टिव फॉर नीट एग्जामिनेशन 2024. ठीक है, ये अभी सिलसिलेवार टॉपिक पर टॉपिक चल रही है. जैसे ही 12 का एग्जाम खत्म हो जाता है 9th को और 12th तक, उसके बाद हर एक चैप्टर एक एक साथ ही आ जाएगा क्योंकि एग्जाम का टाइम नजदीक आ रहा है. तो यहां पे आज हम चर्चा, पिछले दिन हमने आपको बताया था बॉन्ड एंगल तक. आज मैं चर्चा करने जा रहा हूं सबसे पहले बॉन्ड एनर्जी का, फिर चर्चा करूंगा डायपोल मोमेंट का, फिर उससे आगे. तो सबसे पहले आप यहां पे देखो कि ये है बॉन्ड एनर्जी. अब ये बॉन्ड एनर्जी बेटा दो टाइप से डिसाइड होता है. ये बॉन्ड एनर्जी दो फॉर्म में डिफाइन होता है, बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी. तो बॉन्ड एनर्जी को यदि हम दो पार्ट्स में डिसाइड कर लें तो बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी, बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी, और सेकेंड पार्ट आ जाएगा आपका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी. बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी. अच्छा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी को कैसे डिफाइन करेंगे कि एक बॉन्ड को ब्रेक करने में जितना एनर्जी लगेगा. तो सिंपल डिफिनेशन लिख देता हूं कि एवरेज एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक, एवरेज एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन मोलिक्यूल ऑफ बॉन्ड, वन मोलिक्यूल बॉन्ड को ब्रेक करने में जितना एनर्जी लगेगा दैट इज कॉल्ड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी. ठीक है. अच्छा, बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी क्या होता है बेटा कि वन मोलिक्यूल बॉन्ड बनने में जितना एनर्जी रिलीज होता है, तो आप इसको डिसाइड कर सकते हैं कि एनर्जी रिलीज when one molecule of bond is formed. तो बॉन्ड एनर्जी को दो साइड से, बॉन्ड एनर्जी को हम दो तरीके से डिफाइन कर रहे हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी. वन मोलिक्यूल बॉन्ड को ब्रेक करने में जितना एनर्जी लगेगा दैट इज कॉल्ड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, एंड वन मोलिक्यूल बॉन्ड बनने में जितना एनर्जी रिलीज होगा दैट इज कॉल्ड बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी. अच्छा, इसमें दो बात हो जाती है कि इन केस ऑफ डायएटॉमिक मोलिक्यूल, बॉन्ड एनर्जी इक्वल टू बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी. डायएटॉमिक मोलिक्यूल के केस में बॉन्ड एनर्जी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के बराबर होता है. इन केस ऑफ पॉलीएटॉमिक मोलिक्यूल, बॉन्ड एनर्जी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी. इस दोनों पॉइंट को अंडरलाइन कर लो. तो बॉन्ड एनर्जी को आप दो तरीके से डिसाइड कर दिए. अच्छा, डायएटॉमिक मॉलिक्यूल के केस में बॉन्ड एनर्जी ही बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है, और पॉलीएटॉमिक केस में वो लगभग में उसके बराबर होते हैं. ठीक है, नोट कर लो आप इसे. चलो बच्चों, अब हम देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो बॉन्ड एनर्जी को अफेक्ट कर सकता है. तो यहां पे आप ले लो फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड एनर्जी. फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड एनर्जी.
ऐसा कौन कौन सा फैक्टर है जो बॉन्ड एनर्जी को अफेक्ट कर सकता है? तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होता है एक फैक्टर, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, एटॉमिक साइज, बॉन्ड ऑर्डर, हाइब्रिडाइजेशन, नंबर ऑफ लोन पेयर, रेजोनेंस, तो ऐसा कौन कौन सा फैक्टर है जो इसको डिसाइड कर रहा है बॉन्ड एनर्जी को अफेक्ट करेगा? तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, एटॉमिक साइज, बॉन्ड ऑर्डर, रेजोनेंस, हाइब्रिडाइजेशन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एक और फैक्टर ले लो, बॉन्ड पोलैरिटी। ये सारे फैक्टर पर अभी हम चर्चा करेंगे कि आखिर ये फैक्टर किस टाइप से इसको डिसाइड करेगा बॉन्ड एनर्जी को। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एटॉमिक साइज, बॉन्ड ऑर्डर, हाइब्रिडाइजेशन, नंबर ऑफ लोन पेयर, रेजोनेंस एंड बॉन्ड पोलैरिटी। नोट डाउन। ठीक है, आपने नोट कर लिया। सबसे पहले फैक्टर की हम बात करते हैं कि बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू। बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू। अब यहां पे हमने एग्जांपल ले लिया HF, HCl, HBr, HI, डेल माइनस, डेल प्लस, डेल माइनस, डेल प्लस, डेल माइनस, डेल प्लस, डेल माइनस, डेल प्लस। अब आप यहां पे देखिए कि फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। तो सबसे ज्यादा बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है कहां पे? फ्लोरीन पे। तो HF का बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा, देन HCl, देन HBr, देन HI। लिखिए आप बॉन्ड एनर्जी डिक्रीजेज, बॉन्ड एनर्जी डिक्रीजेज, लिख लो आप बॉन्ड एनर्जी डिक्रीजेज। सेकेंड पॉइंट आ जाओ, बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा बॉन्ड एनर्जी भी उतना ज्यादा होगा। जैसे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड ले लो, जैसे आप ले लो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, फिर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। तो यहां पे जितना ज्यादा बॉन्ड है, इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 है, इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 है, इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 है, तो बॉन्ड एनर्जी इंक्रीज कर रहा है। आप नोट कर सकते हैं कि बॉन्ड एनर्जी इंक्रीजेज, बॉन्ड एनर्जी इंक्रीजेज। बॉन्ड एनर्जी इंक्रीजेज। अच्छा, एक और फैक्टर ले लो थर्ड, ये आता है एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज, आप ये याद रखें कि बॉन्ड एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। बॉन्ड एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। दिखाई दे रहा है बेटा उस साइड तक? बॉन्ड एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। बॉन्ड एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। इसका मतलब हो गया कि एटॉमिक साइज जितना बड़ा होगा बॉन्ड एनर्जी क्या होगा, उतना कम होगा। अब जैसे आप देखो कि कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, एंड नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन,
तीनों में क्या है? तीनों में आपका जो है ये ट्रिपल बॉन्ड ही है। लेकिन आप यहां पे गौर करके देखो कि पीरियोडिक टेबल चैप्टर में आपने पढ़ा था कि डाउन द ग्रुप, ऊपर से नीचे जाने पे साइज क्या होता है? इंक्रीज करता है, और लेफ्ट से राइट आने पे साइज क्या होता है? डिक्रीज करता है। तो जाहिर सी बात है कि कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की साइज बड़ी है, देन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन की, देन नाइट्रोजन, मतलब हो गया कि साइज छोटा होते जा रहा है, तो बॉन्ड एनर्जी क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। तो आप लिख दीजिए बॉन्ड एनर्जी इंक्रीजेज, बॉन्ड एनर्जी इंक्रीजेज, बॉन्ड एनर्जी इंक्रीजेज, नोट डाउन। बॉन्ड एनर्जी इंक्रीजेज। अच्छा, बॉन्ड एनर्जी इंक्रीजेज, इसमें तुम फंसोगे कब? एक इसका एक्सेप्शनल केस आता है कि जैसे Cl2 की बॉन्ड एनर्जी है, ये बड़ी होती है Br2 से, ये बड़ी होती है F2 से, और ये ज्यादा बड़ी हो जाती है I2 से। इसको तुम स्टार लगा लो। दिखाई दे रहा है यहां तक? देखने दो कैमरा। हाँ, दिखाई दे रहा है। यहां पे आप क्या देख रहे हो कि Cl2 है, Br2 है, F2 है, I2 है। तुम बोलोगे सर फ्लोरीन का तो साइज छोटा है, उसका बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन एक्सेप्शनली फ्लोरीन में क्या होता है कि तीन तीन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो तीन सब में, लेकिन स्मॉल साइज होने के कारण वहां पर रिपल्सन बहुत ज्यादा हो जाता है, इसलिए उसका बॉन्ड एनर्जी यहां पे थर्ड पोजीशन पे आ रहा है। तो इसको आप याद रखो, बॉन्ड एनर्जी डिक्रीजेज, बॉन्ड एनर्जी डिक्रीजेज, बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज कर रहा है, बॉन्ड एनर्जी डिक्रीजेज। बॉन्ड एनर्जी डिक्रीजेज, ठीक है। इस तरीके से यहां पे कर लिए, तीन फैक्टर देख लिए। अब मैं यहां पे फोर्थ फैक्टर ले रहा हूं। फोर्थ फैक्टर है हमारे पास बॉन्ड पोलैरिटी, बॉन्ड पोलैरिटी। तो बॉन्ड पोलैरिटी को आप ऐसे समझ लो कि बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड पोलैरिटी, इसीलिए HF इसकी पोलैरिटी ज्यादा है, देन HCl, देन HBr, देन HI, बॉन्ड एनर्जी डिक्रीजेज, बॉन्ड एनर्जी डिक्रीजेज। तो बॉन्ड पोलैरिटी के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो बॉन्ड एनर्जी क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। बॉन्ड एनर्जी क्या कर रहा है बेटा? डिक्रीज कर रहा है। ठीक है। एक फैक्टर मैंने लिखा था रिजोनेंस, एक फैक्टर हमने नोट किया था रिजोनेंस। दिखाई दे रहा है आपको? हां, रिजोनेंस में ले लो कि रिजोनेंस बॉन्ड एनर्जी को क्या करता है? इंक्रीज करवा देता है। रिजोनेंस, रिजोनेंस इंक्रीजेज, रिजोनेंस इंक्रीजेज द बॉन्ड एनर्जी, रिजोनेंस बॉन्ड एनर्जी को इंक्रीज करवा देता है। रिजोनेंस के कारण बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाता है? इंक्रीज कर जाता है। नोट करिए, अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो जो बॉन्ड एनर्जी होता है, ये बॉन्ड एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइब्रिडाइजेशन फैक्टर मैंने लिया था, तो बॉन्ड एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस कैरेक्टर, एस कैरेक्टर का।
इसको आप ऐसे समझ लो कि sp वाले का बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगा, देन sp2 देन sp3 देन sp3 तो सबसे ज्यादा होगा sp का। अच्छा, क्यों होगा सबसे ज्यादा? क्योंकि मैंने लास्ट क्लास में भी इसका चर्चा किया था कि ये s कैरेक्टर 50%, 33.3% एंड 25%। आप यहां पे लिख सकते हैं कि बॉन्ड एनर्जी डिक्रीजेज, बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज करेगा। ठीक है, नेक्स्ट फैक्टर ले लो, नंबर ऑफ लोन पेयर। नेक्स्ट फैक्टर में आप डाल दीजिए नंबर ऑफ लोन पेयर, नंबर ऑफ लोन पेयर। बेटा लोन पेयर जितना ज्यादा होगा बॉन्ड एनर्जी उतना कम हो जाएगा, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि बॉन्ड एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ लोन पेयर, नंबर ऑफ लोन पेयर। तुम पूछोगे सर इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? जैसे ये देखो, कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड है, कोई लोन पेयर नहीं है। अच्छा, फिर आप नाइट्रोजन वाला ले लो, नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर है। रुक जाओ, थोड़ा जगह को एडजस्ट करने दो। सबसे पहले आप ले लो कार्बन कार्बन, कार्बन कार्बन वाला। अच्छा, उसके बाद आप ले लो नाइट्रोजन वाला, फिर आप ले लो ऑक्सीजन वाला, फिर आप ले लो फ्लोरीन वाला। अच्छा, इसमें सबका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, सेम हाइब्रिडाइजेशन है, लेकिन आप यहां पे गौर करके देखें, इसमें कोई लोन पेयर नहीं है। इसमें 1 लोन पेयर है, इसमें 2 लोन पेयर है, और इसमें 3 लोन पेयर है। तो नंबर ऑफ लोन पेयर जितना ज्यादा होगा बॉन्ड एनर्जी उतना कम होगा। तो अब आप यहां पे लिख दीजिए बॉन्ड एनर्जी डिक्रीजेज, बॉन्ड एनर्जी डिक्रीजेज, बॉन्ड एनर्जी डिक्रीजेज। नोट कर लो बेटे। चलो बच्चों, अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डायपोल मोमेंट। ये है हमारा डायपोल मोमेंट। अब डायपोल मोमेंट में क्या करना है कि डायपोल मोमेंट क्या है कि डायपोल मोमेंट होता है प्रोडक्ट ऑफ चार्ज मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन टू पोल। तो लिख लो कि इट इज डिफाइंड एज मल्टीप्लीकेशन ऑफ चार्ज, पॉजिटिव और नेगेटिव कोई भी, एंड डिस्टेंस बिटवीन टू पोल। तो डायपोल मोमेंट क्या होता है कि चार्ज और डिस्टेंस का मल्टीप्लीकेशन होता है। तो सेकेंड पॉइंट में आप इसको म्यू से डिनोट करते हैं। ये वेक्टर क्वांटिटी है तो चार्ज इंटू डिस्टेंस, वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करेगा। इट फॉलोज वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन, वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन को फॉलो करेगा। अच्छा बेटा, डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन जब भी होगा तो पॉजिटिव से नेगेटिव डायपोल के तरफ होगा। डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव डायपोल की तरफ होगा। तो क्या क्या मैंने अभी बताया कि डायपोल मोमेंट क्या होता है। इट इज डिफाइंड एज मल्टीप्लीकेशन ऑफ चार्ज, चाहे तो पॉजिटिव ले लो नेगेटिव ले लो, एंड डिस्टेंस बिटवीन पोल म्यू इक्वल टू ई इंटू डी। It is a vector quantity, that means it follows vector laws of addition।
और डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव डायपोल से निगेटिव डायपोल की तरफ होता है। आप इसे नोट करो। चलो अब डायपोल मोमेंट के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में हम बात कर लें कि जो डायपोल मोमेंट म्यू होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू इन केस ऑफ डायएटॉमिक मोलिक्यूल। डायएटॉमिक मोलिक्यूल म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी HF, HCl, HBr, HI। इसका डायपोल मोमेंट ज्यादा है तो डायपोल मोमेंट डिक्रीजेज। डायपोल मोमेंट डिक्रीजेज क्यों डिक्रीज कर रहा है बेटा? क्यों डिक्रीज कर रहा है? क्योंकि डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा किस में है? HF में, फिर किस में है? HCl में, फिर किस में है? HBr में, फिर किस में है? HI में। तो वो डिफरेंस जितना ज्यादा होगा डायपोल मोमेंट का वैल्यू भी उतना ही ज्यादा होगा। लेकिन यदि आप बात करोगे इन केस ऑफ डायएटॉमिक मॉलिक्यूल, अब इसी में जैसे हमने लिया H2, Br2, Cl2, I2, O2, N2, मतलब जिसमें इसमें डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा? जीरो। क्यों? क्योंकि डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू कितना है? जीरो। तो इस तरह के डायएटॉमिक मॉलिक्यूल जो सेम है उसमें डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना है? जीरो। तो डायपोल मोमेंट भी क्या हो जाएगा? जीरो। बट अदर वाले केस में डायपोल मोमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो HF में सबसे ज्यादा डिफरेंस है, देन HCl, देन HBr, देन HI, डायपोल मोमेंट डिक्रीजेज। लिख लिया आप लोग? चलो बच्चों इसमें हम कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं कि जैसे पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल हो गया, ठीक है, डायपोल मोमेंट का। तो यहां पे आप ले लो कि इन केस ऑफ पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल, इन केस ऑफ पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल, इन केस ऑफ पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल जो डायपोल मोमेंट म्यू है, म्यू इज द सम ऑफ ऑल डायपोल, पॉलीएटॉमिक के केस में ऑल डायपोल, जनरल बात है, नॉर्मल बात बोला हूं। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि PCl5 और SF6, बच्चे काफी कंफ्यूज होते हैं कि PCl5 और SF6 इस दोनों ही कंडीशन में डायपोल मोमेंट क्या होता है? जीरो। देख लो ध्यान से, PCl5 और SF6 दोनों ही कंडीशन में डायपोल मोमेंट होता है जीरो। क्यों होता है जीरो? ड्यू टू देयर सिमेट्रिक ज्योमेट्री, सिमेट्रिक ज्योमेट्री। PCl5 और SF6 में क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। ठीक है, अब आपको कुछ ऐसे कंपाउंड के बारे में मैं बताने जा रहा हूं जिसका बॉन्ड तो पोलर है बट कंपाउंड नॉन पोलर है। जैसे BX3 हो गया BCl3, BBr3, BBr3, BI3।
अभी मैं उस कंपाउंड के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं इस साथ जिसका डायपोल मोमेंट क्या है, 0। CH4 0, SiCl4 0, BeCl2 0। तो किसका वैल्यू 0 है ये जानना बहुत ही जरूरी है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड 0, कार्बन डाइसल्फाइड 0, कार्बन डाइऑक्साइड 0, कार्बन डाइसल्फाइड ये भी 0। ये ऐसे कंपाउंड हैं जिसका डायपोल मोमेंट क्या होता है, 0 होता है। ये ऐसे कंपाउंड है जिसका डायपोल मोमेंट 0 होता है। ठीक है बेटा। तो इन केस ऑफ पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल जो डायपोल मोमेंट होगा वो वेक्टर सम के बराबर होगा। याद रखने वाली पॉइंट क्या है कि PCl5 और SF6 इसका डायपोल मोमेंट 0 होता है ड्यू टू सिमेट्रिक ज्योमेट्री। इधर आपके बगल में है BCl3, BBr3, Bi3, CO2, CH2, PCl5, SF6, CH4, SiCl4, ये सारे का डायपोल मोमेंट क्या होता है, 0 होता है। क्या होता है बेटा, 0। अच्छा, अब यहां पे देखो, जैसे मैं एक केस एराइज कर रहा हूं, कि अब हम कंपैरिजन करने जा रहे हैं NH3 और NF3। NH3 NF3, यहां पे आप जानते हो कि नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, सॉरी नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, तो डेल माइनस डेल प्लस डेल प्लस डेल प्लस। यहां पे फ्लोरीन ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो डेल माइनस डेल माइनस डेल माइनस, ये डेल प्लस, और ऊपर वाला डायपोल ऐसे। अब पूछा जाता है क्वेश्चन कि NH3 में और NF3 में किसका डायपोल मोमेंट ज्यादा है और क्यों। यहां पे देखो कि सारे डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन, जितने सारे डायपोल मोमेंट हैं वो एक ही डायरेक्शन में काम कर रहा है, डेल पॉजिटिव डेल। और यहां पे डायपोल मोमेंट जो है तो अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है। यहां पे आप लिख सकते हो कि ऑल डायपोल एक्ट्स इन सेम डायरेक्शन, ऑल डायपोल एक्ट्स इन सेम डायरेक्शन। NF3 के केस में आप लिख सकते हैं कि डायपोल एक्ट्स इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन। अच्छा, हेंस NH3 have higher dipole moment value, higher dipole moment value than NF3, than NF3। नोट कर लो आप। ठीक है, अब हम नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल में ले लो, जैसे जैसे तुम्हारे पास है CCl4, CHCl3, CH2Cl3, CH3Cl। ये क्वेश्चन नीट में और जेई में दोनों जगह पूछा जा चुका है। आपसे पूछा जाएगा कि अरेंज देम इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डायपोल मोमेंट वैल्यू। तो बेटा ये तो 0 ही हो गया। एक ट्रिक याद रखो, एग्जाम नजदीक, अब ट्रिक ही याद कर लो कि इस एग्जांपल में जिधर हाइड्रोजन ज्यादा है उसका डायपोल मोमेंट वैल्यू ज्यादा है। ठीक है, क्योंकि एक्सप्लेन करने में काफी टाइम लग जाएगा। तो लिखो वैल्यू ऑफ डायपोल मोमेंट, या सीधे लिखो ऑर्डर ऑफ
डायपोल मोमेंट increases, order of dipole moment increases. डायपोल मोमेंट के हेल्प से आप परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकाल सकते हैं। परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर ये हो जाता है एक्सपेरिमेंटल डायपोल मोमेंट वैल्यू बाय थ्योरेटिकल डायपोल मोमेंट वैल्यू इनटू 100। एक्सपेरिमेंटल डायपोल मोमेंट वैल्यू बाय थ्योरेटिकल डायपोल मोमेंट वैल्यू इनटू 100। कुछ इस टाइप का केस, अच्छा पहले ये नोट कर लो। अब जैसे तुम्हारे पास कुछ इस टाइप का केस आ गया, यहां पे Cl है, यहां पे Cl है पैरा पोजीशन, यहां पे Cl है, यहां पे Cl है मेटा पोजीशन, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड में आ गया तुम्हारा, यहां पर Cl है, यहां पर Cl है। तो डायपोल मोमेंट वैल्यू म्यू जो होता है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड एंगल का। जितना ज्यादा बॉन्ड एंगल होगा डायपोल मोमेंट वैल्यू क्या होगा, उतना कम होगा। देखो इसमें 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल है, जो पैरा फॉर्म है उसमें बॉन्ड एंगल कितना है 180 डिग्री का। मेटा में कितना है, ये देखो ना, इसको ये हो गया 180 डिग्री। इसको यदि आप मेजर करोगे तो ये हो जाएगा 120 डिग्री। इसको मेजर करोगे तो ये हो जाएगा 60 डिग्री। तो इसलिए इसका डायपोल मोमेंट वैल्यू क्या होता है, जीरो। एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। तो फर्स्ट इज लेस देन सेकेंड इज लेस देन थर्ड। ऑर्डर ऑफ डायपोल मोमेंट, ऑर्डर ऑफ डायपोल मोमेंट लिख लो आप। ऑर्डर ऑफ डायपोल मोमेंट। अच्छा, एक इसका एप्लीकेशन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड और होता है कि सिस फॉर्म और ट्रांसफॉर्म के हिसाब से यदि तुम देखो कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इधर Cl इधर Cl, इधर H इधर H, ये सिस ले लो, दिस Cl Cl H H, ये ट्रांसफॉर्म, ये हो गया ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म, ये हो गया आपका सिस फॉर्म। इसमें डायपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू जीरो, इसमें डायपोल मोमेंट इक्वल टू जीरो। नोट करो। नोट कर लिया आपने? ठीक है बच्चों, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो, समझ में आ गया हो, तो वीडियो को शेयर कर लो। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।